विथ cos ऑफ थीटा, तो जब आप x को रिप्लेस कर देंगे cos ऑफ थीटा, तो जो आंसर आएगा वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि P01 का होगा 1, P11 cos थीटा का होगा sin ऑफ थीटा, P11 cos थीटा का होगा cos ऑफ थीटा, P22 cos ऑफ थीटा और 2 sin स्क्वायर थीटा, या थीटा भूल गया, P21 cos ऑफ थीटा होगा 3 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। इसी सर तरह इसमें P20। थर्ड वैल्यू है P11। जी सर जो जी थर्ड जी वैल्यू है P11, जी। सर वो एक्स्ट्रा है क्योंकि हम लोगों ने पहले भी P11 फाइंड किया कॉस ऑफ थीटा, तो हाँ उसका आंसर हाँ इन हाँ, थीटा के ये इक्वल पी आता टू है। वन और सही है, आपने सही पॉइंट आउट किया। ये P21 है, इसको चेक कीजिएगा। सर P21 नीचे भी है, P21 नहीं है। उसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा आती है, ये टोटल मैं एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा फिर मैं गलती से कहीं लेके आऊंगा जल्दी से, इसको काट दें। ठीक है, अगर नो सर, ये P10 का है। P10 की वैल्यू है cos थीटा। ओके, मुझे जुबानी याद नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। करके देखें तो अभी करें ट्राई, P10 से सॉल्व करें तो। ये सर किया है, cos थीटा ही आया। cos थीटा आता है, चलो इसको करेक्ट कर लें। इसी तरह P20, ठीक है, कभी कभी लिखते हुए कोई चीज़ ओवरलुक, प्रूफ रीडिंग हुआ तो हो सकता है, इसको करेक्ट कर लें। P20 हो गया 1/2 3 cos स्क्वायर थीटा -1। P33 हो गया 15 sin ऑफ थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा। P32 हो जाएगा 15 sin स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा। P31 cos ऑफ थीटा हो जाएगा 3/2 sin ऑफ थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा -1। और लास्ट जो आपने ट्राई करना है वो है P30 cos ऑफ थीटा, वो होगा 1/2 5 cos क्यूब थीटा -3 cos ऑफ थीटा। सॉरी, कॉल आ गई थी। तो ये आपके पास सिर्फ थीटा पार्ट का जो है सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक मिनट सिर्फ, ये सब लोगों को लगता है अटेंडेंस की जल्दी है, हैं? बच्चे अटेंडेंस मैंने कल कहा था ना कि अटेंडेंस मैं रैंडम लूंगा, तो इसलिए अटेंडेंस नहीं ली। आप लोग चले जाते हैं, पूरी क्लास में नहीं बैठते, तो इसलिए रैंडम टाइम पे लिया करूंगा। तो अगर इन ये जो आपके सॉल्यूशन आए हैं, इनको डेफिनेटली आप ड्रा भी करके देख सकते हैं। यानी एक तरफ आपका ये फंक्शन है P01 या P11, और दूसरी तरफ उसका आंसर है, और वो वेरिएबल क्या है, थीटा। यानी आप एक तरफ अगर आपका थीटा हो और दूसरी तरफ जो है इसकी वैल्यू हो, तो यू कैन ड्रा दीज फंक्शंस एंड कैन सी कि उसका जो है शेप किस किस्म की आती है। तो यहाँ पे रफली बता, देखिए ये एक सर्कल बनता है पहला P00 का, P11 का डबल शेप, P10 का अपोजिट साइड पे डम्बल, बाई एक्सिस पे डम्बल शेप, P21 का आपके सामने ड्रा किया हुआ है, P20 थीटा और P22। तो ये डिफरेंट आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि किस तरह की इनकी शेप आती है। बेसिकली इट इज़ वेरी इजी।
अगर आपको इंटरेस्ट हो आप लोगों को इसको ड्रा करके देखने का, तो या एक्सेल प्रोग्राम यू कैन यूज और ऑरिजिन यू कैन यूज। अगर ऑरिजिन सबके पास नहीं है तो कम अज कम एक्सेल तो हर एक को यूज करना आता है। आप ये कर सकते हैं कि कैलकुलेटर यूज करें। एक तरफ आपके पास थीटा की वैल्यू ले लें स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट से, और दूसरी तरफ उसका सोल्यूशन कैलकुलेटर से कर लें। आप फार्मूला डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं, बट माइट भी बहुत सारे लोगों को फार्मूला लिखना ना आए, तो पहले कागज पे कैलकुलेट कर लें एंड देन जो है उसको क्वेश्चन ड्रा कर लें। अगर आपने मैथमेटिका किया हुआ है या कोई और प्रोग्राम अगर आपने पढ़ा हुआ है जिससे ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, तो यू कैन इजीली ड्रा दिस ग्राफ्स। कोई प्रोग्राम पढ़ा हुआ है आपने जो कंप्यूटेशनल में या कोई और? नो सर। कंप्यूटेशनल में ग्राफ ड्रा करना नहीं बताया गया? सर हम तो आज तक कंपटीशन वाले सारे छोड़ते ही आए हैं। क्या? सर सर मतलब हमने जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन का कोर्स, उसमें डॉक्टर खुरम साहब थे ना, उन्होंने हमें एक ऐप बताई थी डेस्मोस, तब वहां से हम ग्राफ जो थे उस पे यानी कि इजीली प्लॉट कर सकते थे, अच्छा, मोबाइल पे इजीली ओपन भी हो जाते थे। तो ये जो मुझे फीमेल स्टूडेंट कुछ बता रही थी, ये बात समझ नहीं आई। सर मतलब जितने भी कंप्यूटेशनल या इस तरह के ड्रॉ करने वाले ग्राफ होते थे हम सब छोड़ देते थे, मतलब हमने ऐसे छोड़, नहीं इस तरह ड्रॉ किया। नहीं इनको करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिक्स में आ गए और आगे चलकर अगर आपका मूड हो कि एमफिल भी करनी है तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, इनको लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। सर ये जिस तरह के हमने ग्राफ ये अभी शो हो रहे हैं, ये हम कैलकुलस 3 में कुछ क्वेश्चंस में ड्रा कर चुके हैं, लाइक वाइज पैरामीट्रिक इक्वेशन के कुछ थे, या कॉनिक सेक्शन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, वहाँ पे हमने इस तरह के ग्राफ ड्रा किए थे। हाँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि इन जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, मतलब है इट विल बी गुड इफ यू कैन ट्राई कि आप थीटा की वैल्यू चेंज करें और इन इक्वेशंस का देखें कि शेप किस किस्म की बनती है। इफ यू नो एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो जिसमें आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो, जो आपको आता है, जो आपको इजी लगता है, ट्राई इट एंड ड्रा द प्रो, जो है ना इसको ड्रा करके देखें। अच्छा, अब ये है कि हमने अ, जो एक होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो एंगुलर पार्ट है, यानी जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, उसका थीटा और जो फाई पार्ट है उसको कंबाइन उसका सॉल्यूशन लिखें तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जिसको आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वाई जो कि एल और एम एल का फंक्शन है, यानी इसका मतलब है ये थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है। फाई का सॉल्यूशन क्या था, ई ओटा एम एल फाई, और थीटा का क्या था, लेजेंडरी फंक्शन पी एल एम कास थीटा। तो आप अगर इनके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मालूम करें तो मुझे आता है, यानी -1 raised to power L 12 + 1/4 पाई L माइनस एम मॉड ब्रैकेट फैक्टोरियल ओवर L प्लस एम एल मॉड ब्रैकेट फैक्टोरियल की होल पावर 1/2 पी एल एम एल कास थीटा योटा एम एल फाई। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन की, इंटेग्रल साइन मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। यहाँ पे कन्वीनियंट हो जाती है अगर आप फंक्शन को अलहदा नॉर्मलाइज कर लें और एंगुलर पार्ट को अलहदा, यानी इंटेग्रल आर मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर और वाई मॉड स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो आर मॉड जो है, यानी आर के ऊपर 0 to ∞, आर मॉड स्क्वायर आर स्क्वायर डी 0 to r होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, करेक्ट कर लें इसको। तो डी आर इज इक्वल टू 1, और थीटा और फाई के लिए, थीटा के लिए 0 to पाई होगी इंटीग्रेशन, और फाई के लिए 0 to 2 पाई होगी, साई मॉड स्क्वायर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। अब इनको सॉल्यूशन अगर आप दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना चाहें, ठीक है, तो यू कैन राइट कंबाइंड सॉल्यूशन एज वेल।
कंबाइन नोटिफिकेशन जो है इसका सॉल्यूशन वो आपके सामने लिखा हुआ है। यानी जब आप थीटा और फाई पार्ट को दोनों को कंबाइन करके आप लिखेंगे तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन आ जाता है। एंड दिस इज दैट वन। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं लिखने की कि जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो या पढ़ लेंगे। स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है उसको कैसे उसका सॉल्यूशन मालूम करते हैं। तो आपने थीटा और फाई का सॉल्यूशन मालूम करके बेसिकली दोनों को कंबाइन करना है तो आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स का सॉल्यूशन आ जाएंगे जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। यू कैन चेक फ्यू ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पार्ट आपका एंड होता है। अब मैं दूसरा पार्ट ओपन करता हूँ। जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? क्वांटम नंबर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। गुड। तो हमारे पास यस कितने सर। तरह के कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं? 4 तरह। 4। एक होता है टोटल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा जाता है। n1 हो इसको शेल भी कहते हैं। n1 हो तो k शेल, 2 हो तो l शेल, 3 हो तो m शेल एंड सो ऑन। हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं जिसको ऑर्बिटल भी कहते हैं। यानी अगर n1 है तो l की जो वैल्यू है जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कहलाता है वो n-1 तक होती है। n1 है तो l क्या हो जाएगा? 0। n2 है तो l क्या होगा? 0 and 1। एक मिनट बच्चे जरा होल्ड करें। मिनट होल्ड कीजिएगा। कुछ नहीं, कल आपने मुझे दे के जाना है कल, और लाइट वगैरह हर चीज़ बंद करके जाना है। ठीक है। ओके, सो एल n2 है तो l क्या होगा? 0 और 1 होगा। n3 है तो l होगा 0 1 एंड 2। अब जिसको हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कह रहे हैं ये ऑर्बिट यानी सब शेल इनको कह देते हैं। जब l 0 है तो इसको कहते हैं s सब शेल। l 1 है तो इसको कहते हैं p। l 2 है तो इसको कहते हैं d। l3 है तो इसको कहते हैं f एंड सो ऑन। हर शेल के अंदर मैंने बता दिया सब शेल होते हैं जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से प्रेजेंट होते हैं। देन अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जो इंटरनल या एक्सटर्नल, उसकी वजह से ये जो स्टेट लेवल्स हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं जिनको स्टेट्स कहते हैं। तो हर l वैल्यू के अगेंस्ट 2l+1 ml वैल्यूज होती है। मींस अगर l 1 है तो ml की वैल्यूज क्या होंगी? 1 0 और -1। अगर l 2 है तो ml की वैल्यूज क्या होंगी? 2
1 0 -1 एंड -2। इसी तरह L3 है तो ml की वैल्यूज क्या होंगी? 3 2 1 0 -1 -2 एंड -3। यानी हर L के करस्पॉन्डिंग 2L + 1 ml की वैल्यूज होगी। यानी एक स्टेट एक लेवल स्प्लिट कर जाता है इनटू 3, या अदर वर्ड्स, अच्छा उसको छोड़ें, कंफ्यूज हो गए। तो हर ml के करस्पॉन्डिंग 2 ms की वैल्यूज होती है। यानी ml 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग या +1/2 होगा या -1/2, यानी स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन। इस तरह ml 1 के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होंगी, स्पिन अप या स्पिन डाउन, 1/2 और -1/2। यानी हर ml वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 ms की वैल्यूज होंगी। असल में यही क्वांटम नंबर आपको ये भी आइडिया देते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन अ शेल एंड सब शेल। कैसे? मसलन जब हम कहते हैं कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तो L0 S को रिप्रेजेंट करता है। L0 हो तो ml क्या होगा? 0, ठीक है, यानी एक ही उसकी सब स्टेट बनी। और उसके अंदर कितने आने? एक +1/2 एक -1/2, दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते। अगर L1 है, P है, तो उसकी ml वैल्यूज कितनी हो गई? 3 +1 0 और -1। 1 के करस्पॉन्डिंग दो स्ट्रिंग की ms की वैल्यूज, 0 के करस्पॉन्डिंग दो ms की वैल्यूज और -1 की करस्पॉन्डिंग 2 ms की वैल्यूज। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6। 6। तो आप P में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। अब जिस तरह आप P को आप सॉलिड स्टेट में कहते हैं Px Py Pg, तो Px में भी 2, Py में भी 2, Pg में भी 2। इसी तरह L = 2, तो ml की कितनी वैल्यूज हैं? 5। और हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 स्पिन की वैल्यू है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। तो इसी तरह B में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया। अब शेल में कितने आते हैं? N1 है तो एक ही उसके अंदर सब शेल होता है, S है, तो K शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कहाँ से आए? वो S। इसी तरह N = 2 में 2 सब शेल होते हैं, एक L0 एक L1। 0 S होता है और 1 P होता है, तो 2 S में 6 P में, तो कितने हो गए? 8। L शेल में कितने होते हैं? 8, मैंने गिना दिया। M शेल में क्या होता है? यानी N = 3, तो L वैल्यू 0 1 2 होती है। 0 S के लिए, 1 P के लिए, 2 D के लिए। तो S में 2, P में 6, D में 10, तो टोटल कितने हो गए? 18। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बात समझ आ गई? क्वेश्चन है यहाँ पे? लगता है सारे सोए यस सर, हुए हैं। समझ अच्छा, अब जो टोटल क्वांटम नंबर है, समझ आ गई। आप, चलिए। ठीक है, गुड। टोटल जो क्वांटम नंबर है वो होता है En। En एनर्जी का जो फार्मूला है -m^4/32 πε0² h², 1/n²। तो यहाँ आपके सामने बाकी सारा तो क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंट है, वेरिएबल चीज चेंज हो सकती है,
एंड दैट इज n, बाकी सारा कांस्टेंट है। और ये चीज़ क्या बता रहा है कि जो एनर्जी है एटम की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ से इस फार्मूले से n के ऊपर, जो टोटल क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा नो डाउट एनर्जी जो है n डिपेंडेंट है, यानी कौन से आप शेल की आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हर शेल में सब शेल भी होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी मेनली डिपेंड करती है और एन वैल्यूज, लेकिन इट आल्सो डिपेंड ऑन एल वैल्यूज। क्योंकि मैं आपको ये बाद वाली चीज़ पहले दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। आपको पता है कि S जो है, L 0 हो तो S होता है, 1 हो तो P होता है, 2 हो तो D होता है, 3 हो तो F होता है, 4 हो तो G होता है, और 5 हो तो H होता है। N उसके करस्पॉन्डिंग आपको साइड में ड्रॉ किया हुआ है, N 1 2 3 4 5 6। तो N 1 होगा तो L सिर्फ 0 ही पॉसिबल है, तो इसलिए 1s आ गया, 1 n की वजह से और s l इज इक्वल टू 0 की वजह से। n 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल होती है, तो आपके पास क्या आ गया 2s एंड 2p। n 3 है तो n 3 की वजह से आपके पास जो पॉसिबल है वो क्या है 3s 3p और आपके पास 3d। ठीक है, इसी तरह n इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या पॉसिबल है 4s 4p 4d 4f। क्योंकि n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, n इज इक्वल टू 5 के लिए यस सर। आपके पास l की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है। तो अब आप यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रॉन 1s 2s में होगा उसकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन 2p में होगा उसकी एनर्जी से डिफरेंट होगी। सलाम, आप इसको जरा माइक को म्यूट कर लें। सलाम, माइक को म्यूट कर लें। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन 2s में होगा उसकी एनर्जी कम होगी कंपेयर्ड विद वो इलेक्ट्रॉन जो 2p में है। इसी तरह 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा होगी लेकिन 3p से क्या होगी कम होगी, एंड सो ऑन। लेकिन कहीं में ये रूल वायलेट भी होता है, जब हम आगे चलेंगे तो फिर वहाँ डिस्कस करें। इसलिए यहाँ से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उसकी एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एल और फिर ml के ऊपर भी डिपेंड करती है आगे चल के जब हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, पहले मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपकी यहाँ पे अटेंडेंस ले। जी आज 12/01/21 रोल नंबर 1 प्रेजेंट 2 प्रेजेंट सर। 4 5 प्रेजेंट 6 प्रेजेंट 7 प्रेजेंट 8
Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Present, sir. 16, 17, Present. 18, Yes, sir. 19, 20, Present. 22, Present, sir. 23, Present. 24, Present, sir. 24, Present, sir. 25, 28, Present. 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, Present, sir. 39, 41, 42, 43, Yes, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, 47, Yes, sir. 48, 51, Yes, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, Present. 57, 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 16E08, Yes, sir. 39, 44, Present, sir. 19, Yes, sir. 45, 17E21, Present, sir. 53, 52, Present, sir. हाँ जी क्विकली मैं रोल नंबर 4, 16 रिपीट कर रहा हूँ, 25, 29, 31, Present. 29. Present. 31, 32, 34, 35, 36, Present, sir. 39, 43, 46, 48, 57, 16, 57 37, present, sir. 57 is present, sir. okay, 39, 16E45, Present. okay. अच्छा जी, तो रेडियल जो है, हम आते हैं वापस अपने उसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। हमने रेडियल पार्ट की जो क्वेश्चन पढ़ी थी लास्ट, उसके अंदर वो आपके सामने है, यानी 1/r² d/dr r² dr/dr plus 2m/h² e²/4πε0r plus e minus l into l plus 1/r² is equal to 0। अच्छा, अब यहाँ एक बाकी सारे जितने भी टर्म्स हैं, मसलन पोटेंशियल है, ये e²/4πε0 r की टर्म है, या पहली टर्म या लास्ट टर्म, ये सारे की सारी r डिपेंडेंट है। लेकिन जो e है, e जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में
वैसे ई किसके इक्वल होता है, टी प्लस वी के, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके दो पार्ट्स, एक टी रेडियल और दूसरा टी ऑर्बिटल, और v जो है माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया। अब टी रेडियल तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का सेंटर से न्यूक्लियस से अवे या उसके करीब आ रहा है, तो अलोंग द रेडियल मोशन, रेडियल वेक्टर उसकी मोशन है। लेकिन जो टी ऑर्बिटल है वो तो उसके रिवॉल्व ऑर्बिटल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और ये पार्ट जो है ये रेडियल के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है। यानी इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है इसके अंदर टी ऑर्बिटल वाली जो टर्म है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सारी की सारी आर डिपेंडेंट है। इस टर्म को ई यानी हम लिख सकते हैं रेडियल प्लस टी ऑर्बिटल माइनस वी की जगह पे माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब हम टी ऑर्बिटल टर्म को खत्म करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं लेट्स से पहले फर्स्ट पुट करते हैं ये ई की वैल्यू इक्वेशन ए के अंदर और देखते हैं हमारी इक्वेशन में क्या बनती है। तो ये बन गई 1 ओवर आर स्क्वायर डी बाई डी आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर प्लस 2m ओवर एच कॉट स्क्वायर टी रेडियल प्लस टी ऑर्बिटल माइनस एच कॉट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 ओवर 2m आर स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एक टी ऑर्बिटल एक ऐसी टर्म है जो आर डिपेंडेंट नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये लास्ट टू टर्म अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, और इस तरह हम कहेंगे कि रेस्ट ऑफ द इक्वेशन वो क्या है, आर डिपेंडेंट है। तो यानी टी ऑर्बिटल अगर एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 ओवर 2m आर स्क्वायर हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और रेस्ट आपकी आर डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। दूसरी तरफ आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो होता है एल एम वी आर। तो यहाँ से वी ऑर्बिटल हम निकाल सकते हैं वो किसकी इक्वल है, एल ओवर एम आर के। अब ये वी ऑर्बिटल जो एल ओवर एम आर आया इसको आप पुट कर दें डी के अंदर, तो आपके पास टी ऑर्बिटल क्या आ गया, हाफ एल स्क्वायर